हेलो एवरीवन। तो अभी तक आप लोगों ने 3 वीडियोस देखे इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे ही टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेकर के आता हूं और इस क्रम में ये आज का जो टॉपिक है ये चौथा टॉपिक है, या मैं ऐसे कहूं कि ये 4th लेक्चर है। और अभी तक मैंने आप लोगों को प्लासी का युद्ध समझाया। प्लासी का युद्ध किन परिस्थितियों में हुआ और उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, अंग्रेजों पर क्या प्रभाव पड़ा, और इसके बाद मैंने आप सभी लोगों को बक्सर के युद्ध के बारे में बताया और बक्सर का युद्ध कितना महत्वपूर्ण था ये भी आप लोगों ने समझा। आज मैं आप लोगों के सामने उन परिस्थितियों की चर्चा करने जा रहा हूं जो बक्सर युद्ध जीतने के पश्चात अंग्रेजों के सामने उपस्थित हुई। दरअसल बक्सर युद्ध के पश्चात अंग्रेज एक व्यापारिक कंपनी से भारत में क्षेत्रीय शक्ति बन गए और क्योंकि अब वो क्षेत्रीय शक्ति बन चुके थे तो उनके सामने भारत में बहुत चैलेंज थे। जैसे कि अभी तक वो व्यापारिक कंपनी के रूप में थे तो बात अलग थी, क्योंकि आज की डेट में अब वो लोकल पावर हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग यदि भारत में क्षेत्रीय शक्ति हैं, लोकल पावर हैं, तो भारत में और भी लोकल पावर थी, जैसे कि मराठा, जैसे कि सिख, जैसे कि मैसूर का राज्य, वहां के हैदर अली और उनका बेटा टीपू सुल्तान। अब आप अच्छी तरह से अब तक समझ चुके होंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारिक कंपनी बनकर आई थी और यदि उसने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया तो वह भी अपना जो आर्थिक लाभ था उसे बनाए रखने के लिए किया। आप विचार करके देखें, यदि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बक्सर युद्ध के तुरंत बाद भारत की अन्य शक्तियों से युद्धों में उलझ जाती तो ऐसे में उसको लाभ कम हानि ज्यादा होती। मैं आप लोगों से पहले ही कह चुका हूं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ब्रिटेन से थी और ब्रिटेन को बनियों का देश कहा जाता है। ये ऐसे लोग थे जो हमेशा आर्थिक लाभ पर फोकस करते थे, अनावश्यक युद्ध करना इनका कार्य नहीं था, इनका स्वभाव नहीं था। मैं आपको बताऊं, ये आर्थिक लाभ पर इतना ध्यान रखते थे कि इनके जो प्रतिस्पर्धी देश रहे हैं ना, जैसे कि फ्रांस, वहां के लोग व्यवहारिक जीवन में बड़े विलासी होते थे। यदि उनके पास पैसे आ जाएं तो वो बेहतर जीवन जीने का प्रयास करते थे जिसमें वो बहुत सुखी हो, बहुत संपन्न हो, यानी कि विलासितापूर्ण जीवन जीने के शौकीन थे। लेकिन ब्रिटेन और वहां के लोग, उनके पास आय बढ़ती जाए उसके बावजूद वो सिंपल तरीके से रहते थे। और यही कारण है कि ब्रिटेन की जैसे जैसे आय बढ़ती गई, ब्रिटेन की शक्ति बढ़ती गई और एक समय वह शक्ति इतनी बढ़ गई कि दुनिया में ब्रिटेन को चैलेंज करने वाला कोई रहा ही नहीं। आप जानते हैं, ब्रिटेन के मुट्ठी भर लोगों ने विश्व के बड़े क्षेत्र पर लंबे समय तक नियंत्रण बना के रखा। तो यह ब्रिटेन वालों की विशेषता थी जिससे वो ऐसा कर पाए। और आप वर्ल्ड मैप में यदि ब्रिटेन को देखेंगे तो ब्रिटेन यहां पर है, ब्रिटेन यहां पर है और ब्रिटेन जो है ये आप देखेंगे कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। ये यूरोप महाद्वीप में है बट यूरोप से थोड़ा सा कटा हुआ है और यह ऐसा देश है जो यूरोप की राजनीति में जल्दी हस्तक्षेप नहीं करता था। जिस समय यूरोप के अन्य देश आपस में लड़ रहे होते थे, ब्रिटेन शांति से अपने डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रहा होता था। वह यूरोप की राजनीति में ना पड़ करके विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपनी आय बढ़ाने का प्रयास करता था, अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करता था। तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन को लाभ प्राप्त हुआ, उसकी आय बढ़ी, उसकी शक्ति भी बढ़ी। आप सोच करके देखो, यूरोप में रह करके जो यूरोप की राजनीति में अनावश्यक हस्तक्षेप ना करता हो, क्योंकि वो युद्ध में उलझना नहीं चाहता था, उसे अपनी आय बढ़ानी थी, अपनी सामर्थ्य बढ़ानी थी, वह भारत में अनावश्यक युद्धों में क्यों उलझेगा? और क्योंकि अब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकल पावर थी तो उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अनावश्यक युद्धों में ना उलझते हुए कुछ ऐसा किया जाए जिससे आय बढ़ती रहे,
और कोई रिस्क भी ना हो भारत में। कुल मिला जुला के भारत में दिमाग लगा करके रहना था और डेवलपमेंट करना था, और ऐसा वही कर सकता था भारत में रह करके जो भारत को बेहतर तरीके से समझता हो। ऐसा ब्रिटिश ऑफिसर जिसका ज्ञान भारत के बारे में बेहतर हो, भारत की शक्तियों के बारे में बेहतर हो, और ऐसे में जिस व्यक्ति को यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए भारत भेजा गया, मैं उसी के बारे में आज चर्चा करूंगा कि उसने क्या किया, उसके कार्यों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा और उसके कार्यों का ब्रिटेन पर क्या प्रभाव पड़ा। वह व्यक्ति है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, वह व्यक्ति जो है रॉबर्ट क्लाइव था। और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बताऊंगा। बंगाल के गवर्नर के रूप में, बंगाल के गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव के कार्य, रॉबर्ट क्लाइव के कार्य 1765 टू 1767 एडी, 1765 से 1767 ईस्वी तक। तो रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया। मैं आपको रॉबर्ट क्लाइव के कार्य बताऊं, इससे पहले आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें समझनी होंगी। दरअसल रॉबर्ट क्लाइव जब भारत आया बंगाल के गवर्नर के रूप में, उस समय भारत का कुछ क्षेत्र ब्रिटेन का उपनिवेश बन चुका था। अब यह उपनिवेश क्या है, इसको आपको समझना होगा। यह उपनिवेश क्या है? उपनिवेश, उपनिवेश आप लोग जानते हैं यूरोप में छोटे छोटे देश हुआ करते थे, और मैं चर्चा कर चुका हूं कि वो देश आर्थिक रूप से काफी पिछड़े थे। वहां की जनसंख्या कम थी, वहां पर संसाधन सीमित थे, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत बेकार थी। क्या हुआ कि जब यूरोप से भारत आने के प्रचलित व्यापारिक मार्गों को मुस्लिम शक्तियों ने अवरुद्ध किया, तो मैंने आपको समझाया था कि कैसे पुर्तगालियों ने भारत आने का नया मार्ग तलाशा, और उसके बाद यूरोप के बहुत से देश कंपनी बना बना करके भारत में व्यापार करने के लिए आए। इससे लोगों की आय बढ़ती गई, इससे लोगों की आय बढ़ती गई। यह मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं। देखिए, जितने वीडियोज आप मेरे देखेंगे क्रम से, उसको क्रम से ही देखिएगा, क्योंकि एक लेक्चर देखेंगे तो अगला लेक्चर समझ में आएगा। बीच में यदि आपने कोई लेक्चर नहीं देखा तो उसके बाद वाला लेक्चर आप समझ नहीं पाएंगे। मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं क्रम से बना रहा हूं। तो ऐसे में क्या है कि यूरोप से भारत आने के प्रचलित मार्गों को मुस्लिम शक्तियों ने अवरुद्ध कर दिया था, और उसके बाद पुर्तगालियों ने भारत आने के लिए नया मार्ग तलाशा। फिर पुर्तगाली कंपनी, डच कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, कई कंपनियां भारत आईं, और इन कंपनियों को भारत से व्यापार करके बड़ा लाभ प्राप्त होता था। धीरे धीरे इन सभी कंपनियों के बीच में कंपटीशन बढ़ा, और फिर कंपनियों के बीच में युद्ध भी हुए। और इस समय एक विचारधारा आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये उपनिवेशवाद कहा जाता है। दरअसल उपनिवेशवाद के अनुसार यह माना जाता था कि जो उपनिवेश है वो मातृ देश के हित के लिए अर्थ रखता है। ध्यानपूर्वक मेरी बात को समझिएगा, सब समझ में आ जाएगा। उपनिवेश मातृ देश के हित के लिए अर्थ रखता है, यानी कि जो मातृ देश है जिसने उपनिवेश स्थापित किया, जैसे ब्रिटेन, यदि भारत में उसका उपनिवेश है तो ब्रिटेन मातृ देश हो गया, और उसकी अपेक्षा होगी कि उपनिवेश से हमें कच्चा माल प्राप्त हो, रॉ मटेरियल, और ब्रिटेन उस कच्चे माल से वस्तुएं बनाए, और फिर जो वस्तुएं हैं उपनिवेश में ले जाकर के बेचे, यानी उपनिवेश उसको कच्चा माल भी दे, और वहां पर जो वस्तुएं बनेगी ब्रिटेन में, भारत जैसा उपनिवेश विनिर्मित वस्तुओं की खपत करे। आप इसको ऐसे समझिए जैसे भारत के पास कच्चा माल भी था, रॉ मटेरियल, और भारत के लोग उस कच्चे माल से वस्तुएं भी बनाते थे, और वो वस्तुएं बेचते थे, उनको बहुत लाभ प्राप्त होता था।
दुनिया से लोग आते थे, विश्व के लोग आते थे भारत में वस्तुएं खरीदने और वस्तुएं लेकर के बदले में सोना और चांदी देते थे। भारत सोने की चिड़िया बन चुका था। भारत का इतना डेवलपमेंट हुआ। तो भारत के पास अपार संसाधन थे, भारत में विशाल जनसंख्या थी, तो भारत के लोग तो ऐसा कर पाते थे। ये छोटे छोटे देश यूरोप के, इनके पास ना तो कच्चा माल था पर्याप्त मात्रा में और ना ही ये वस्तुएं बना करके विश्व में बेच पाते थे जिससे इनको बहुत लाभ प्राप्त होता। मतलब कुछ वस्तुएं बेची बात अलग है, पर जितना लाभ भारत जैसे देश वस्तुएं बेच करके प्राप्त करते थे विश्व से, या चीन जैसे देश प्राप्त करते थे, वह तो यूरोप में छोटे छोटे देश नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अभी क्या है कि जब इन लोगों को, यानी यूरोप के देश की जो कंपनियां थीं, उनको भारत से व्यापार करके लाभ प्राप्त होना शुरू हुआ, यहां तक कि जब यूरोप के देश अमेरिका पहुंचे, जिसकी हाल में ही खोज हुई थी, साउथ अमेरिका पहुंचे, तो अब क्योंकि इन्होंने दुनिया के बड़े क्षेत्र पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, तो जो संसाधन इनके यहां नहीं था, जो रॉ मटेरियल यूरोप में नहीं था, वह रॉ मटेरियल इनको विश्व के उन क्षेत्रों से मिलना शुरू हो जाएगा जिसे बच्चों ये लोग उपनिवेशवाद, उपनिवेश कहते थे। और उपनिवेश से लाभ लेने की जो भावना है, आप ऐसे समझ लो, उसे उपनिवेशवाद कहा गया। उपनिवेश से यह अपेक्षा रहती है कि उपनिवेश इनको कच्चा माल प्रदान करे मातृदेश को, और फिर जो वस्तुएं ये बनाए, यानी विनिर्मित वस्तुओं की उपनिवेश खपत करे, और अगर कीमती धातु इनको दे सके उपनिवेश, जैसे कि सोना और चांदी, तो और भी बेहतर। आप लोगों से मैं चर्चा कर चुका हूं कि अमेरिका से इनको कीमती धातुएं मिलती थी, यूरोप के देशों को। अमेरिका इनका उपनिवेश था। भारत में भी ये उपनिवेश स्थापित कर रहे हैं और इससे ये लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही सावधानी पूर्वक। क्योंकि अभी वो एक लाइन आपने सुनी होगी ना कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी तो भारत में इन्होंने कुछ क्षेत्र को जीता है, अभी तो संपूर्ण भारत बचा हुआ है। अब ऐसे में आप विचार करके देखें कि इन्होंने भारत का जो क्षेत्र जीता हुआ है, अगर उतना ही नहीं ये बना के रख पाए अपने पास, उस पर भारत की अन्य जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं वो आक्रमण कर बैठी, तो इनके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। आप लोगों से मैं चर्चा कर चुका हूं कि जिस काल का इतिहास मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उस काल में सिख जो है ये बड़े शक्तिशाली बनकर के उभरेंगे। उस काल में मराठा बड़े शक्तिशाली बनकर उभरेंगे। उस काल में मैसूर बहुत शक्तिशाली बनकर उभरेगा। और मराठा जो संपूर्ण भारत के स्वामी बनना चाहते थे, सोच करके देखिए, क्या वो मराठा बंगाल में जो अंग्रेज हैं, जो वहां पर क्षेत्रीय शक्ति बन चुके हैं, क्या मराठा उनको छोड़ देंगे? तो अंग्रेजों को भारत में अनावश्यक युद्ध से बचते हुए लाभ प्राप्त करना है, लाभ प्राप्त करना है। अब वो क्या करेंगे, इसको आप, ये जो उपनिवेशवाद है इनका, जो उपनिवेशवाद है, उपनिवेशवाद के, आप उपनिवेशवाद के वाणिज्यिक चरण में समझेंगे। वाणिज्यिक, यहां वाणिज्य का मतलब आपने सुन रखा होगा, व्यापार वाणिज्य, व्यापार को बढ़ावा देना है इन्हें व्यापार को बढ़ावा देना है। तो उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण है ये, और वाणिज्यिक चरण जो है 1757 से 1813 तक चलेगा, 1757 से 1813 ईस्वी तक। और यह जो उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण है, जिसमें ये व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देंगे, इनका प्रयास होगा। इस काल के दौरान, कल तक ये लोग यूरोप से कीमती धातुएं लेकर के आते थे और भारत में देकर के वस्तुएं प्राप्त करते थे। आज क्योंकि भारत में इनके पास उपनिवेश है, तो इनका प्रयास होगा कि कीमती धातुएं इनको यूरोप से ना लानी पड़े, भारत से ही कीमती धातुएं लें, भारत से ही वस्तुएं प्राप्त करें और वह सब यूरोप भेजें। भारत से इनको कच्चा माल मिले और संभव हो तो जो कच्चे माल से ये वस्तुएं बनाएं, वो भी ला करके भारत में बेच सकें, इनको लाभ ही लाभ हो।
इस उपनिवेश से इनको लाभ प्राप्त करना है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर वाणिज्यिक चरण में ये लाभ की सोच रहे हैं तो क्या भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करें? इनकी राजनीतिक नीति क्या होगी? इस काल में इनकी राजनीतिक नीति क्या होगी? देखो, जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, तब रॉबर्ट क्लाइव के कार्यों को आप लोग समझ पाएंगे। वाणिज्यिक चरण में इनकी राजनीतिक नीति क्या होगी? तो ये किसी भी शासक से युद्ध करना नहीं चाहेंगे। यदि मामला आर्थिक लाभ से जुड़ा हुआ है तो ये युद्ध करने के बारे में सोच सकते हैं, वरना नहीं। ये राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरी बात, राजनीति से जुड़ा होता है प्रशासन। अब सवाल यह है कि भारत में इनकी प्रशासनिक नीति क्या होगी? प्रशासनिक नीति तो देखिए, बक्सर युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने जीत हासिल की और उसके बाद आप लोगों को याद होगा, दिल्ली का शासक, अवध का शासक, बंगाल का शासक, ये सभी शासक अंग्रेजों द्वारा पराजित किए गए। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या अंग्रेज इस संपूर्ण क्षेत्र पर कंट्रोल कर लें? यदि वो कंट्रोल कर लेंगे तो यहां का प्रशासन संभालना अंग्रेजों की जिम्मेदारी हो गई। और अगर वो प्रशासन संभालने लग गए तो उनको बहुत से कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, उनके दायित्व में वृद्धि होगी। ऐसे में अनावश्यक खर्च बढ़ जाएगा। वो भारत में अनावश्यक खर्च बढ़ाने नहीं, लाभ अर्जित करने के लिए हैं। इसीलिए इस चरण में अंग्रेज प्रशासन में भी हस्तक्षेप करने से बचेंगे। प्रशासन में भी हस्तक्षेप करने से बचेंगे। आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, प्रशासन मतलब लोगों पर प्रशासन, और जो लोग होते हैं उनका अपना धर्म होता है, उनकी अपनी संस्कृति होती है। वर्तमान समय में भी देखो, भारत में धर्म के अनुसार कुछ लोगों के लिए उनके धर्म के अनुसार अलग प्रकार के कानून बनाए गए हैं। अभी भी आप देखिए, हिंदू एक शादी कर सकता है, ऐसा कानून है, और ऐसा जो धर्म है हिंदुओं का वो कहता है। लेकिन भारत में ही मुस्लिम एक से अधिक शादी कर सकता है, क्योंकि इस्लाम धर्म के हिसाब से उनको यह सुविधा दी गई है। मेरी बात को समझें, जो प्रशासन है वो समाज से जुड़ा हुआ है, वो संस्कृति से जुड़ा हुआ है, वो धर्म से जुड़ा हुआ है। तो सवाल यह पैदा होता है कि इस काल में अंग्रेजों की भारत में सांस्कृतिक नीति क्या होगी? सांस्कृतिक नीति, अंग्रेजों की भारत में धार्मिक नीति क्या होगी? भारत में धार्मिक नीति क्या होगी? तो देखो, बहुत सीधी सी बात समझो कि भारत के लोग कितना भी बुरा हो उनके साथ वो बर्दाश्त कर जाते, लेकिन धर्म और संस्कृति में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। आप लोगों ने सुन रखा होगा कि मंगल पांडे, जो कि अंग्रेजों की सेना में ही सिपाही थे, एक समय जब उनको पता चला कि अंग्रेज उनके धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं तो उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दी। भारत का व्यक्ति धर्म और संस्कृति में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करता था और अंग्रेज इस बात से परिचित थे। इसीलिए इस काल में अंग्रेज भारत की सांस्कृतिक नीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, धार्मिक नीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर किसी नीति पर यह कार्य करेंगे, यानी मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत के धर्म में, भारत की संस्कृति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यह इनकी नीति होगी। प्रशासन में हस्तक्षेप ना के बराबर, राजनीति में हस्तक्षेप ना के बराबर। और यदि मैं इस काल की आर्थिक नीति की बात करूं, इनकी जो आर्थिक नीति होगी, आर्थिक नीति तो जैसा कि मैंने कहा, ये भारत से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और अब एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि 1757 ईस्वी से लेकर के 1813 ईस्वी तक भारत में आप जो कुछ पढ़ेंगे,
अंग्रेजों के बारे में जितना जानेंगे, उनके कार्यों के बारे में जितना जानेंगे, उसमें आपको यही देखने को मिलेगा कि अंग्रेज राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे, प्रशासन में भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे, धर्म और संस्कृति में भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे। हां, इनकी आर्थिक नीति होगी भारत से अधिक लाभ प्राप्त करना, और यदि लाभ प्राप्त करने के लिए इनको कुछ करना पड़ा तो ये करेंगे। और अब मैं आपसे बात कर रहा हूं रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। यह जो रॉबर्ट क्लाइव है, जिसका समय मैंने आपसे बताया कि 1765 ईस्वी से लेकर के 1767 ईस्वी तक, 1767 एडी तक यह व्यक्ति बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया। इसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। इसे स्वर्ग में जन्मा सेना नायक कहा जाता है। इस व्यक्ति को जब ये बंगाल से लौट करके ब्रिटेन गया तो लॉर्ड का टाइटल दिया गया था, लॉर्ड क्लाइव। और आप जानते हैं क्लाइव के बाद बहुत से अंग्रेज गवर्नर, गवर्नर जनरल ऐसे आएंगे जो लॉर्ड का टाइटल लगा के भारत आते थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, ये पहला ऐसा व्यक्ति है भारत में जो गवर्नर के रूप में आया था और यहां से लौटने के पश्चात ब्रिटेन में इसको लॉर्ड का टाइटल दिया गया, इसको लॉर्ड का टाइटल दिया गया। तो अब आप रॉबर्ट क्लाइव के बारे में समझिए कि इसने किया क्या। जब रॉबर्ट क्लाइव भारत पहुंचा तो इसको बहुत अच्छी तरह से पता था कि 3 शक्तियां बक्सर युद्ध में पराजित हुई थी। एक मुगल बादशाह, एक था मुगल बादशाह, और दूसरा अवध का नवाब, और तीसरा बंगाल का भागा हुआ नवाब मीर कासिम। ये 3 शक्तियां पराजित हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव को बहुत अच्छी तरह से पता था कि यदि हमने बंगाल से लेकर दिल्ली तक का क्षेत्र अपने नियंत्रण में ले लिया तो यह ऐसा समय था जब अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली बार बार भारत में घुस करके आक्रमण करता था। अभी अब्दाली का आक्रमण समाप्त नहीं हुआ था। मैंने एक लेक्चर में, जो आपके पास है वीडियो, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, उसमें मैंने कहा था वो अहमद शाह अब्दाली का ही आक्रमण था जिसने महत्वाकांक्षी मराठाओं की महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगा दिया, पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित करके। अभी अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण रुका नहीं था। और दूसरी बात यह भी समझिए कि मराठा पानीपत के युद्ध में हारने के पश्चात महाराष्ट्र चले गए, लेकिन वो मुगलों जितने कमजोर नहीं हुए थे। मुगल बादशाह बहुत कमजोर हो चुके थे क्योंकि वो कई बार पराजित हुए लोगों से और लूट भी गए, उनका खजाना लूट लिया गया। तो जब मुगल बादशाह का खजाना लूट गया तो वो बहुत पिछड़ गए, आर्थिक रूप से पिछड़ गए। अब उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो बड़ी सेना रख करके उस सेना को सैलरी दे पाते। कभी मुगल भारत में विशाल साम्राज्य के स्वामी थे और उस विशाल साम्राज्य से उनको भारी मात्रा से में कर मिलता था, उनकी आय बहुत ज्यादा थी और उस आय से वो सेना को सैलरी देकर के विशाल सेना रख पाते थे। बट आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं था। अभी क्या है कि ये जो मराठा हैं, इनके बारे में आप समझिए, ये पानीपत का तीसरा युद्ध हार जरूर गए लेकिन मुगलों की तरह लूटे नहीं, इनका खजाना लूटा नहीं गया, इनके प्रदेश लूटे नहीं गए। हां, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सैनिक मारे गए तो मराठाओं ने महाराष्ट्र में जाकर फिर से सैनिक भर्ती किए और फिर से वो शक्तिशाली हो गए। लेकिन ये अंग्रेजों के लिए किस्मत की बात रही कि मराठाओं का पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित होना और फिर मराठाओं को पुनः शक्तिशाली होने में जो समय लगा, उस काल के बीच में अंग्रेज इतने शक्तिशाली हो गए कि आने वाले समय में भारत की कोई भी शक्ति उनको पराजित नहीं कर पाएगी। कुछ अंग्रेज विद्वान इस पर लिखते हैं कि जो मराठा दैत्य है, संयोग अच्छा था कि पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित होने के बाद यह लंबे समय के लिए सो गया और जब तक उठा तब तक अंग्रेज बहुत शक्तिशाली हो चुके थे। अब अंग्रेजों को भारत में पराजित नहीं किया जा सकता था। मैं आपको बस यह बताना चाहता हूं कि अब तक ना तो अब्दाली का खतरा टला हुआ है,
ना मराठों के आक्रमण का खतरा। अब्दाली भी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर अटैक कर सकता है और मराठा भी। ऐसे में यदि अंग्रेज दिल्ली पर डायरेक्ट कंट्रोल कर लेते तो उनको अनावश्यक युद्धों में उलझना पड़ता। और दिल्ली क्या, दिल्ली के बगल अवध था और अवध पर भी मराठाओं का आक्रमण होता रहता था। अवध पर भी यानी यूपी में भी अब्दाली का आक्रमण होता रहता था। तो यदि अवध पर भी डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया अंग्रेजों ने तो फिर उनको युद्धों में उलझना पड़ जाएगा। अब क्लाइव को कुछ ऐसा कार्य करना था जिससे वह अनावश्यक युद्धों में भी ना उलझता, उसे मराठा और अब्दाली का सामना नहीं करना पड़ता और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आय में वृद्धि होती रहती बिना किसी रिस्क के। और क्लाइव में वह क्षमता थी जिससे वह ऐसी समस्याओं का समाधान चुटकियों में कर सकता था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, मैं आप लोगों को विस्तार से पढ़ाऊंगा, बहुत ही विस्तार से समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में यहीं तक, मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।